गुड मॉर्निंग बच्चों। एमए फाइनल ईयर, सब्जेक्ट अपना पॉलिटिकल साइंस। आप लोगों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। कल हम लोग पढ़ रहे थे राष्ट्रपति के बारे में। राष्ट्रपति के बारे में हम लोगों ने तो जनरली ये बात पढ़ी थी कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति किस प्रकार से, किन परिस्थितियों में और कौन सा व्यक्ति जो देश का राष्ट्रपति बन सकता है। राष्ट्रपति के संदर्भ में हम लोगों ने पढ़ा था कि अनुच्छेद 52 से लेकर 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधानों का वर्णन किया गया है। और ये भी पढ़ा था कि भारतीय संविधान के अंतर्गत ये पढ़ा था कि संविधान के अनुच्छेद 53 के अंतर्गत ये कहा गया था भारत संघ का एक राष्ट्रपति होगा और संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और भारत देश का जो राष्ट्रपति था उस राष्ट्रपति की का जो कंपैरिजन थी, जो तुलना थी कि भारत संघ का जो राष्ट्रपति होगा, राष्ट्रपति के संदर्भ में ये भी कहा गया था कि भारत के राष्ट्रपति की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से नहीं की जा सकती, क्योंकि अमेरिका के अंतर्गत क्या है कि अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, अर्थात संपूर्ण जो कार्यपालिका की शक्ति है वो अमेरिका राष्ट्रपति में निहित है। इसीलिए हम लोगों ने ब्रिटेन की जो शासन व्यवस्था था, ब्रिटेन का जो सम्राट है या महारानी है, उससे हमारे राष्ट्रपति की तुलना की गई थी। अर्थात हमारे देश का जो राष्ट्रपति है वो ब्रिटिश महारानी या सम्राट के समकक्ष माना गया था। अब देखिए भारतीय राष्ट्रपति के बारे में कहा, भारत का जो राष्ट्रपति है वो राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाला है, राष्ट्र का प्रमुख है, देश का प्रथम नागरिक है, ऐसे शब्दों से मानकर उनको संबोधन किए गए थे। यानी कि देश के राष्ट्रपति के मान सम्मान में किसी प्रकार की कमी नहीं दी गई थी। लेकिन जो संघ की कार्यपालिका शक्ति का जो एक रूप है वो एक डिफरेंस तरीके से बताया गया, क्योंकि भारत में संघीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया था। अब देखिए राष्ट्रपति की नियुक्ति के संदर्भ में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि भारत देश के राष्ट्रपति की नियुक्ति कैसे होती है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो और कोई संघ या केंद्र या राज्य के अंतर्गत किसी लाभ के पद पर कार्यरत ना हो, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाया जाता है। और राष्ट्रपति की जो फिर देखिए निर्वाचन की जो प्रक्रिया थी योग्यता के अंतर्गत कि राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए 50-50 सांसदों की आवश्यकता होती है प्रस्तावक और अनुमोदन के लिए। राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय आनुपातिक प्रतिनिधित्व की प्रणाली के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के रूप में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचक सदस्य हैं और राज्य विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पांडिचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित यदि कोई विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उन विवादों का निपटारा केवल और केवल सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत निपटाए जा सकते हैं। अन्य कोई सरकार का अंग या संगठन उसमें अस्तित्व नहीं कर सकता। राष्ट्रपति को उसके पद एवं गोपनीयता की शपथ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उसके द्वारा दिलाई जाती है। और राष्ट्रपति का जो निवास स्थान है वो दिल्ली के अंतर्गत रायसीन हिल की जो पहाड़ी थी उनके ऊपर बनाया गया था। 1911 के अंतर्गत लॉर्ड इरविन के द्वारा बनाया गया था। लॉर्ड इरविन पहले व्यक्ति थे जो उस भवन में रहने वाले थे। वर्तमान में श्री रामनाथ जी कोविंद देश के राष्ट्रपति और वो वहाँ पर रह रहे हैं। उसके बाद में हम लोगों ने पद से हटाने की जो प्रक्रिया है, पद से हटाने की प्रक्रिया के अंतर्गत कहा गया था कि राष्ट्रपति है तो स्वयं अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को दे दे, या अगर वो अपने पद पर रहते दुराचारी करता है मतलब अपने पद का दुरुपयोग करता है तो ऐसी स्थिति में उसे पद से हटाने के लिए एक महाभियोग का जो प्रक्रिया उसे अपनाया जाना चाहिए। और महाभियोग की जो प्रक्रिया थी वो संसद के दोनों सदनों के द्वारा अपनाई जानी चाहिए, अलग अलग बहुमत से, यानी कि 2/3 बहुमत से ये प्रक्रिया अपनाई जाती है। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया को प्रारंभ करने से पूर्व राष्ट्रपति को 14 दिन पहले इसकी सूचना देना अनिवार्य होता है। तो ये तो राष्ट्रपति से संबंधित जो नियुक्तियाँ थी उनके बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। अब हम बात करते हैं राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में। देखिए राष्ट्रपति के कार्य और शक्ति के बारे में हम लोग बात करते हैं। राष्ट्रपति को 2 प्रकार के कार्य और शक्तियाँ प्रदान की गई है। एक दी गई थी सामान्यकालीन शक्तियाँ और दूसरी गई थी आपातकालीन या संकटकालीन शक्तियाँ, जिन्हें हम लोग नाम देते हैं। तो 2 प्रकार शांतिकालीन शक्तियाँ कह सकते हो आप लोग इन्हें, सामान्यकालीन को आप चाहो तो शांतिकालीन भी कह सकते हो। शांतिकालीन शक्तियाँ कैसे भी करके ये क्वेश्चन पुट हो सकते हैं कि सामान्यकालीन शक्तियाँ नाम दे सकते हो, उन्हें शांतिकालीन शक्तियाँ बोल सकते हो, या आप लोग उसे आपातकालीन शक्तियाँ बोल सकते हो या संकटकालीन शक्तियाँ बोल सकते हो। 2 प्रकार से राष्ट्रपति को शक्तियाँ दी गई है। अब देखिए इसके अंतर्गत क्या होता है, राष्ट्रपति की जो शांतिकालीन शक्तियों के अंतर्गत क्या होता है, कार्यपालिका संबंधित जो शक्ति होती है। देखिए हम लोगों ने बताया था कि कार्यपालिका शक्ति पहले पढ़ते हैं सामान्यकालीन में कार्यपालिका शक्ति अनुच्छेद 53 के अंतर्गत हम लोगों ने बात पहले मैंने आप लोगों को बताया था
कि संघ की समस्त कार्यपालिका की जो शक्तियाँ वो राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 ये बात कहता है। और इन शक्तियों का जो प्रयोग है तो स्वयं कर ले, अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के माध्यम से वो अपनी शक्तियों का प्रयोग करता है। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल के जो निर्णय की सूचना प्राप्त करता है। प्रधानमंत्री का ये दायित्व होता है कि सभी महत्वपूर्ण जो भी निर्णय करे उनकी सूचना राष्ट्रपति को सुपुर्द करना चाहिए। सरकार के सभी निर्णय उसी के निर्णय के अनुरूप ये माने जाते हैं। अब देखिए, राष्ट्रपति के द्वारा देश के संपूर्ण जो महत्वपूर्ण जो पदाधिकारी है उन सभी पदाधिकारियों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। वो कौन कौन से, देखिए, सर्वप्रथम वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति करता है। और अन्य सदस्यों की नियुक्ति जैसे राज्य के राज्यपाल है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष है, अन्य सदस्य महान्यायवादी, नियंत्रक, महालेखा परीक्षक है। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। चुनाव आयोग है, वित्त आयोग है, राजभाषा आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग है, जनजाति आयोग है। सामान्यतया इन सभी की नियुक्ति प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की सलाह से राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब देखिए, प्रधानमंत्री की नियुक्ति सामान्यतः स्थिति ये होती है कि राष्ट्रपति जिस दल को जो दल बहुमत में आता है उसी दल के किसी एक व्यक्ति को वो प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करता है। ये हम लोगों को भी पता। अब देखिए, इसके अंतर्गत कहा गया कि मंत्रिमंडल का निर्णय जो भी होगा उससे अवगत कराना 78 में कहा गया, ये आवश्यकता बन जाता है। अब देखिए, इसके अंदर संसद की जो अधिवेशन बुलाने का कार्य वो भी राष्ट्रपति के द्वारा कर सकता है। वो एक प्रकार संसद सत्र अवसान कर सकता है और समय से पहले उन्हें भंग भी कर सकता है। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत ये हो गया। अब आ जाए दूसरे, यह विधायक शक्ति। विधायक मतलब कानून बनाने से संबंधित बात। विधायक शक्ति के अंतर्गत ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग माना गया। संसद का अभिन्न अंग माना गया तो जो कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, संसद के दोनों सदनों के द्वारा अलग अलग बहुमत से कोई विधेयक पारित करके वह विधेयक कानून का रूप तभी लेता है जब उस विधेयक के ऊपर राष्ट्रपति अपनी मोहर लगा सकता है। यानी कि संसद को आहूत करने का अधिकार भी है और उसे सत्रावसान करने का अधिकार है और भंग करने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि राष्ट्रपति को अनुच्छेद 79 के अंतर्गत संसद का अभिन्न अंग माना गया है, इसलिए भी राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है। हाँ, ये देखिए, राष्ट्रपति संसद के सत्र को आहूत कर सकता है, बुला सकता है, भंग कर सकता है। संसद के अधिवेशन को प्रारंभ कर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, बुलाने का अधिकार है, अर्थात किसी सदन को संदेश भेज सकता है। ये भी राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्य मनोनीत करता है, 12 सदस्य मनोनीत कर सकता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कुल 12 सदस्य मनोनीत किए जा सकते हैं। फिर देखिए आप लोग, वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत क्या है कि वित्तीय विधेयक जब भी संसद के अंतर्गत रखे जाएंगे, वित्तीय विधेयक पहले बात तो राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही लोकसभा में रखे जाते हैं, सदन में रखे जाते। बिना राष्ट्रपति की अनुमति के वित्तीय विधेयक रखे नहीं जा सकते। और इसके अंतर्गत कहा गया, वित्तीय विधेयक के अंतर्गत भी कहा गया कि केंद्र और राज्य के बीच में जो आय का जो बंटवारा है वो भी राष्ट्रपति के स्वीकृति के बाद ही किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये, वित्तीय विधेयक जब भी लोकसभा में या संसद में रखे जाएंगे तो वित्तीय विधेयकों को राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद ही संसद में रखे जा सकते हैं, इनके अनुमोदन से पहले रखे नहीं जा सकते, ये कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है वित्तीय विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया। और आकस्मिक जो निधि पर राष्ट्रपति का अधिकार होता है, इसमें राष्ट्रपति अग्रिम राशि प्राप्त कर सकता है। वित्त आयोग नियुक्त करता है ये, और वित्त आयोग नियुक्त करता है तो वित्त आयोग जो भी कार्य करता है वो राष्ट्रपति के अनुमोदन से ही करता है। तो ये थे वित्तीय शक्तियाँ। अब देखिए न्यायिक शक्तियाँ। न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत भी राष्ट्रपति को एक प्रकार से ये कहा जाए कि न्यायिक शक्तियों के अंतर्गत उसे विशेष स्थान दिया गया है। अर्थात किसी अपराधी को कोई सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका के द्वारा किसी अपराधी को सज़ा दे दी गई है तो उस अपराधी की सज़ा को समाधान में परिवर्तन कर सकता है या उसे कुछ उसका जो दंड है उसे कम कर भी सकता है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को समाधान की शक्ति प्रदान की गई है। या तो वो उसके प्रतिबंब के द्वारा दंड को स्थयी कर सकता है, उसे रोक सकता है, उसके ऊपर विराम लगा सकता है, ये भी अधिकार दिए गए हैं। और भी राष्ट्रपति को जो अन्य शक्तियाँ सामान्यकालीन अन्य शक्तियों के अंतर्गत भी कहा गया कि जो जम्मू कश्मीर राज्य है उस राज्य के संदर्भ में कुछ अधिकार प्राप्त किए गए, अर्थात राजकीय कार्यों को हिंदी में प्रयोग के लिए अधिकृत कर सकता है।
और वहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति है, ऐसे अकस्मातिक जो स्थिति है वो उत्पन्न कर सकता है। 2 या अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल की नियुक्ति कर सकता है। तो ये तो राज्य एक प्रकार से राष्ट्रपति के सामान्यकालीन शक्तियाँ। सामान्यकालीन शक्तियाँ कह लो या शांतिकालीन शक्तियाँ, उनमें कार्यपालिका की शक्तियाँ, विधायी शक्ति है, वित्तीय शक्ति है, न्यायिक शक्ति है और अन्य शक्तियाँ। अब राष्ट्रपति की जो आपातकालीन शक्तियाँ उनके बारे में हम लोग अध्ययन कर लेते हैं कि राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियाँ कौन कौन सी दी गई है। इसको हम इधर देख लेते हैं। आपातकालीन संकटकालीन शक्तियाँ देखिए अनुच्छेद 352 है। संकटकालीन शक्तियाँ देख लीजिए आप लोगों को, ये अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360, इन तीनों के अंतर्गत राष्ट्रपति को कुछ आपातकालीन शक्तियाँ प्रदान की गई है। देखिए से अनुच्छेद 352 के अंतर्गत कि यदि देश के अंतर्गत मान लीजिए युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति संपूर्ण भारत उसके किसी भाग की सुरक्षा या संकट की स्थिति में उत्पन्न है तो राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। देखिए राष्ट्रीय संकट के अंतर्गत क्या होता है कि अनुच्छेद 352 में यदि राष्ट्रपति को ये लगने लग जाए कि भारत देश के किसी भाग में या संपूर्ण भारत देश के ऊपर किसी प्रकार से युद्ध की स्थिति आ गई है या सेना के द्वारा विद्रोह कर दिए गए, तो ऐसी स्थिति में वो राष्ट्रपति अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन इसे कोई घोषणा करने से पूर्व इसमें संसद का अनुमोदन होना आवश्यक होता है, यानी कि और ये एक बार में 1 माह के लिए की जा सकती है, एक बार में 1 महीने के लिए, यानी कि एक बार में से 1 महीने के लिए संकट काल की घोषणा की जा सकती है। अब देखिए इसके अंतर्गत अब तक ऐसी स्थितियाँ 2 बार बनी है कि 1962 में जब चीन का आक्रमण हुआ था और एक 1971 जब पाकिस्तानी भारत पर आक्रमण हुआ था और एक हुआ था 1975 में जब आंतरिक अशांति के कारण संकट काल की घोषणा की गई थी। अब इससे 300 संकट काल की स्थिति के अंदर अनुच्छेद 19 पदार्थ है वो अपने आप समाप्त हो जाता है। जो मौलिक अधिकार और अनुच्छेद 19 है वो समाप्त हो जाता है। अनुच्छेद 32 है वो संवैधानिक उपचार और राष्ट्रपति उसे स्थगित कर सकता है, यानी कि अनुच्छेद 19 और जो 32 है वो सब होते हैं। उस समय ऐसी स्थिति आ जाती है 19 समाप्त हो जाता है और संवैधानिक संकट। अब देखिए अनुच्छेद 356 होता है संवैधानिक संकट। संवैधानिक संकट के अंतर्गत क्या था कि ये राज्य के संदर्भ में, यानी कि राज्य के अंतर्गत जो सत्ता का संचालन किया जा रहा है वो यदि संविधान के अनुरूप नहीं है तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल के सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा राज्य में राष्ट्रपति शासन की मांग की जा सकती है। अर्थात राज्यपाल के द्वारा प्रेक्षित प्रतिनिधि ने अन्य माध्यम राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि राज्य प्रशासन संविधान के प्रावधान के अनुसार चलाना कठिन हो गया है तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग करते हुए इसके अंतर्गत भी संसद के दोनों सदनों का अनुमोदन होना आवश्यक हो जाता है और तत्काल राष्ट्रपति को ये लगने लग जाए कि अमुक राज्य का शासन और संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा वहाँ पर राष्ट्रपति मांग किया राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है। और ऐसा भारत में अब तक कई बार 100 बार से अधिक बार ये राज्यों के अंतर्गत लगाया जा चुका है। अब आइए लास्ट का होता है ये है वित्तीय संकट। वित्तीय संकट अनुच्छेद 360। यदि राष्ट्रपति को ये लगने लग जाए कि पूरे देश संपूर्ण देश के ऊपर एक प्रकार से मतलब आर्थिक संकट आ चुका है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति चाहे तो अनुच्छेद 360 का प्रयोग करते हुए वो वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय संकट को संसद की स्वीकृति आवश्यकता होती है। प्रारंभ में 2 महीने के लिए लगाया जा सकता है, लेकिन आज दिन तक भारत में कभी वित्तीय आपातकाल वाली स्थिति उत्पन्न नहीं हुई है। ये थी राष्ट्रपति के कार्य और शक्तियों संबंधित वर्णन। एक बार फिर देख लीजिए राष्ट्रपति की जो सामान्यकालीन शक्तियाँ थी। सामान्यकालीन शक्तियों में कहता है कि कार्यपालिका संबंधित जो शक्तियाँ होती है उनके बारे में वर्णन करता है और अनुच्छेद 53 के अंतर्गत राष्ट्रपति को संघ कार्यपालिका का प्रमुख माना गया और संघ कार्यपालिका का प्रमुख माना गया। इससे राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाती है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्रिमंडल की नियुक्ति की जाती है और संघ के जितने भी जो अधिकारी है, चाहे आप जितने भी आयोग हैं, राज्य के राज्यपाल हो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हो,
या मंत्रिमंडल के सदस्यों की नियुक्ति हो, या लोक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति हो, अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति हो, एसटी आयोग के सदस्य और अन्य मानवाधिकार आयोग की बात हो, महिला आयोग के अधिकार आयोग और सदस्यों की नियुक्ति की बात हो, संपूर्ण जो शक्ति है वो राज्यपाल राष्ट्रपति के द्वारा किए थे। देखिए इसके अंतर्गत कहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल नियुक्ति करता है। केंद्र शासित क्षेत्रों का प्रशासक प्रधानमंत्री से मंत्रिमंडल के निर्णयों को जानने का अधिकार राज्य सरकारों को निर्देशन निर्धारित करता है। महत्वपूर्ण नियुक्ति करता है। समस्त सेनाओं के सेना अध्यक्षों की नियुक्ति करता है। अंतर्राष्ट्रीय मामलों में देश का प्रतिनिधित्व करता है। फिर देखिए संसद के सत्र को आहूत करता है, सत्र को भंग कर सकता है, संसद के दोनों संयुक्त अधिवेशन में बुला सकता है, संदेश भेज सकता है, राज्यसभा में 12 विशिष्ट व्यक्तियों को मनोनीत कर सकता है, लोकसभा में 2 इंडियनों के सदस्यों की नियुक्ति कर सकता है। कुछ विधेयक जो प्रस्तुत करने राष्ट्रपति की पूर्ण अनुमति आवश्यक होती है। लोकसभा के स्पीकर का पद रिक्त होने पर वह अस्थायी व्यवस्था कर सकता है। वित्तीय शक्तियों के अंतर्गत सरकार का वार्षिक बजट प्रस्तुत करना या उसे प्रस्तुत वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने की अनुमति देना, आकस्मिक निधि राष्ट्रपति के द्वारा करना, वित्त आयोग की नियुक्ति का अधिकार करना, अपराधियों को क्षमा देना, दंड देने का अधिकार है। तो ये सारे कार्य राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। तो ये थे राष्ट्रपति से संबंधित जो कार्य और शक्तियाँ। अब देखिए भारत देश की जो राष्ट्रपति की जो स्थिति है, राष्ट्रपति से संबंधित संपूर्ण पैराग्राफ में से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोई रोक टोक नहीं। भारत के राष्ट्रपति की जो स्थिति अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए देश के राष्ट्रपति की जो अधिकारों की बात की हमने, ये कहीं ना कहीं प्रकार ब्रिटिश का जो महारानी है उस महारानी के समकक्ष से इनको माना जाता है। ये देश का एक संवैधानिक अध्यक्ष है। संवैधानिक अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति अपने कार्यों का संचालन कर सकता है। राष्ट्रपति के बारे में ये कहा गया है। एक बार और इन्हीं को देख लो आप लोग। राष्ट्रपति की सामान्यकालीन शक्तियाँ हो गई थी, और ये जो संकटकालीन जो शक्ति की बात हम लोग करते हैं उनके अंतर्गत देखिए आप लोग कि आर्टिकल 352 ये कहता है कि राष्ट्रपति को यदि ये लगने लग जाए कि मेरे देश के किसी भाग या संपूर्ण देश के ऊपर यदि कोई युद्ध या बाहरी आक्रमण की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 का प्रयोग करते हुए देश में राष्ट्रपति शासन की मांग राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ऐसा भारत में अब तक 3 बार हो चुका है। देखिए जब 1962 में चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था, 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया था, और 1975 में जब आंतरिक अशांति के कारण ये अनुच्छेद 352 का प्रयोग राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। अनुच्छेद 356 क्या कहता है? अनुच्छेद 300 संवैधानिक संकट। जब राज्य की जो सरकार है वो संविधान के अनुरूप नहीं चलाई जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में राज्य के राज्यपाल के द्वारा सिफारिश भेजी जाती है राष्ट्रपति के पास। तो राष्ट्रपति को ऐसा लग रहा है कि राज्य की जो सरकारें हैं वो संविधान के अनुरूप नहीं चल रही है, तो वो ऐसी स्थिति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करके उस राज्य के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। ये भी, और ये अब तक 100 बार से ज़्यादा बार लगाया जा चुका है। फिर लास्ट आता है अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 कहता है कि यदि ये कहता है कि राष्ट्र के अंतर्गत यदि वित्तीय संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो ऐसी स्थिति के अंदर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह संसद का अनुमोदन कराने के बाद देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ये भी राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है। तो ये थे आप लोगों के कुछ, आप लोगों के न्यू टाइप में ये क्वेश्चन भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है। मतलब कि राष्ट्रपति से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। संपूर्ण जो चैप्टर राष्ट्रपति वाला, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाला, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट की दृष्टि से देखे जा सकते हैं। यानी कि सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। इनको आप लोगों को सभी को पढ़ना है, और बाकी इस बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे कल।